नमस्कार साथियों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हिस्ट्री की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने क्या है इसके 3 पार्ट देख लिए हैं। ठीक है, आज मैं लेकर आया हूँ क्या मौर्योत्तर काल, संगम काल एवं गुप्त काल के एमसीक्यू के क्वेश्चन, जो आपकी जो आगामी एग्जाम आने वाली है उसके लिए यूजफुल होने वाली है। इसलिए क्या है, आप सीरीज को लास्ट तक देखिएगा, इसके वीडियो पूरा लास्ट टाइम तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो बस आप कुछ नहीं करना, सिर्फ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले सवाल पर। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल है निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला है सातवाहन वंश का संस्थापक सातकर्णी प्रथम था। दूसरा है सातवाहनों की राजधानी राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। सर्वप्रथम सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान किया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता है तो इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइएगा, मैं तो बता ही देता हूं आपको। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहला ऑप्शन पे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन ये बोलता है कि इसका क्या है, सातवाहन वंश था, इसके संस्थापक सातकर्णी प्रथम थे। गलत दोस्तों, कौन थे हमें पता है अच्छे से, इसके सिमुख थे। संस्थापक कौन थे दोस्तों? सिमुख थे। और फिर दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, सातवाहनों की जो राजकीय भाषा है दोस्तों, प्राकृत। ठीक है, तो ये सही है क्योंकि उनकी भाषा क्या थी दोस्तों? प्राकृत। ठीक है, और लास्ट जो ऑप्शन है, सर्वप्रथम सातवाहनों ने क्या किया था? ब्राह्मणों को क्या दिया था दोस्तों? भूमि दान दिया था। तो ऐसा प्रथम प्रथम जो वंश था वो सातवाहन था, जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश की राजधानी की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान में दोस्तों। कहाँ थी दोस्तों? प्रतिष्ठान में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में है, आपको दिख जाएगा 2 और 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, भारत में भागवत धर्म, किसकी बात कर रहा है दोस्तों? भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो पहले ऑप्शन पर चलते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है राजा सर्वात के घोसुंडी प्रशस्त अभिलेख से, और दूसरा ऑप्शन है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से, और तीसरा अभिलेख है साथियों सातवाहन रानी नागगिना के नाना घाट के गुफा अभिलेख से, और चौथा जो ऑप्शन है चंद्रगुप्त तृतीय के महरौली अभिलेख से दोस्तों। तो हमें पता है कि भागवत धर्म किससे संबंधित है? पहला अभिलेख कहां से मिला? हेलियोडोरस से। हमें पता है दोस्तों, जो हेलियोडोरस स्तंभ है ये किसने बनवाया था? तो हम बता देंगे, जो ब्राह्मण वंश थे उसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था दोस्तों हेलियोडोरस। अब बात कर लेते हैं विदिशा। ये विदिशा किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? तो हम बता देंगे किसका नाम है दोस्तों? विदिशा का। ठीक है, बेसनगर किसका प्राचीन? विदिशा, इसका आधुनिक नाम है किसका? बेसनगर का दोस्तों। ठीक है, हेलियोडोरस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसने अपनी जो हेलियोडोरस थे, जो पुष्यमित्र थे, पुष्यमित्र ने अपनी राजधानी भी कहाँ बनाई थी दोस्तों? विदिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर, और भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण भी कहाँ से मिला है दोस्तों? हेलियोडोरस के बेसनगर से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर, दोस्तों किसकी बात कर रहा है? बहुत अधिक मात्रा पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो किसने किया था? हमें पता है दोस्तों, एक कुजुल कड़फिसिस, बिम कड़फिसिस और कनिष्क। ठीक है, ये तीनों किस धर्म से संबंधित हैं दोस्तों? किस वंश से संबंधित हैं? तो हमें पता है दोस्तों, कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश से संबंधित है। अब हमें यह भी पता है दोस्तों कि जो कुजुल कड़फिसिस है, कुजुल कड़फिसिस क्या है दोस्तों? कुषाण वंश के क्या है दोस्तों? संस्थापक।
क्या है, संस्थापक। अब बात कर लेते हैं व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा किसने चलवाई थी, तो हम बता देंगे दोस्तों किसने चलवाई थी, बिम कडफिसस ने। ठीक है दोस्तों, किसने चलवाई थी, बिम कडफिसस ने। अब बात कर लेते हैं जो मिलिंद पन्हो नागसेन, ठीक है, नागसेन जो क्या है मिनांडर के दरबार में रहते थे, उनका क्या है एक ग्रंथ था मिलिंद पन्हो। और कनिष्क क्या है सबसे प्रतापी शासक था, किसका दोस्तों, किसका था, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों। ठीक है, इसी ने क्या किया था दोस्तों, शक संवत चलाया था। क्या चलाया था, शक संवत चलाया था। अब बात आती है कब चलाया था, तो 78 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 4 है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो पहला है, कुषाण को तोचेरियन भी कहा जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में थे मूर्ति पूजा का प्रारंभ कुषाण काल से माना जाता है दोस्तों। तो कुषाण काल जो था ये तोचेरियन जनजाति के माने जाते हैं, ये सही है दोस्तों। कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में, कुषाण जो शासक थे कनिष्क के शासन काल में क्या लिखे गए थे, तो ये भी सही है दोस्तों। और लास्ट है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ किस काल में माना जाता है, तो हम बता देंगे दोस्तों, क्या बता देंगे, कुषाण काल में माना जाता है। ठीक है, अब मूर्ति पूजा है तो सबसे ज्यादा यहाँ एक शैली का निर्माण भी हुआ था दोस्तों, गांधार शैली। ठीक है दोस्तों, गांधार शैली का निर्माण हुआ था, जिसमें क्या बनाया गया था, इस शैली में खड़े बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी दोस्तों। खड़े बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी किस काल में, कुषाण काल में। और यहाँ से मूर्ति पूजा का प्रारंभ भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तोचेरियन जनजाति के थे, तो इसमें से करेक्ट इनके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन से कनिष्क के समकालीन की बात कर रहा है, मतलब कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो हमें पता है, पहला है चाणक्य, नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, चाणक्य का हमें पता है ये किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। बाकी नागार्जुन है, वसुमित्र है और अश्वघोष। ठीक है दोस्तों, यह किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। तो 2, 4 और 3, ठीक है, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, शुंग वंश अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कीर्ति का नायक था। ठीक है, शुंग वंश था जो अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कीर्ति का था, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि हमें पता है, अश्वमेघ, कालिदास। ठीक है, अश्वघोष, कालिदास और बाणभट्ट। हमें पता है कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे दोस्तों, पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। अश्वघोष हमें पता है दोस्तों किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, कालिदास भी रहते थे। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे दोस्तों। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है कि अग्निमित्र निम्न में से किस कीर्ति का नायक था। तो हमें पता है दोस्तों, क्या कालिदास की जो कीर्ति है अग्नि काग्नि मित्रम क्या है, जिसमें क्या है, अग्निमित्र के बारे में बताया गया है। किसने, कालिदास ने। तो इनकी एक जो क्या थी दोस्तों, कीर्ति क्या थी, काग्नि मित्रम।
ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही की बात कर रहा है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, नहीं की बात कर रहा है। तो हमें पता है पुष्मित शुंग हमने देख लिया है पहले, तो ये पतंजलि इसके दरबार में थे, पतंजलि के दरबार में, ठीक है। पुष्मित के शुंग के दरबार में कौन थे दोस्तों? पतंजलि। कनिष्क के दरबार में भी अश्वघोष थे। मिनांडर के दरबार में कौन थे दोस्तों? नागसेन। गौतमी सतकर्णी, ठीक है दोस्तों, गौतमी सतकर्णी के दरबार में कौन नहीं थे? गुणाढ़, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय दिया जाता? कितनी बात कर रहा है? कितने यज्ञों की? 4 अश्वमेध यज्ञ कराने की बात कर रहा है। पुष्यमित शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, नंदीवर्मन और पल्लव मल्ल, ठीक है दोस्तों। तो हमें पता है कि पुष्यमित शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कितने कराए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ठीक है दोस्तों। और प्रवरसेन ये क्या, इसने कितने करवाए थे दोस्तों? 4। तो किसकी पूछ रहा है? 4 अश्वमेध यज्ञ की पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। सवाल नंबर है 9, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? मतलब जो बुद्ध है, बुद्ध का जो चित्र है वो किसके मुद्राओं पर अंकन हुआ है? तो हम बता देंगे, जो बिम कडफिसेस है, ठीक है, कुजुल कडफिसेस, कनिष्क, हुबिस्क, ठीक है, ना तो इस पे हुआ है ना इस पे हुआ है। कनिष्क ने जो सिक्के चलवाए थे, कनिष्क ने जो सिक्के चलाए थे, तो उस पर क्या है? बुद्ध के चित्र का अंकन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर है 11, सवाल नंबर 10 क्या बोलता है? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे, किसकी बात कर रहा है दोस्तों? तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो हमें पता है इंडो ग्रीक, कुषाणों, शकों ने, ठीक है, प्रतिहारों ने, ठीक है। तो हमें पता है कि जो इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक का हमें पता है कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? यूनानी थे ये एंटियोकस द्वितीय था, ठीक है, जिसने क्या किया था? भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के चलवाए थे। यहाँ जो राजा थे, यहाँ ने सोने के सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के चलवाए थे, चांदी के भी चलवाए थे, ठीक है। हाँ, शकों में क्या था? इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण एक प्रणाली पाई जाती थी, क्षत्रप प्रणाली, ठीक है दोस्तों। क्या? क्षत्रप प्रणाली पाई जाती थी। प्रतिहारों के, अब जैसे देख ले तो प्रतिहारों के संस्थापक अगर माना जाए तो किन्हें कहा जाता है? प्रतिहार नागभट्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? नागभट्ट को क्या कहा जाता है? प्रतिहार वंश का संस्थापक। तो सिक्के तो इन्होंने भी चलवाए थे, ठीक है। तांबे की बात कर रहा है, तो तांबे के सिक्के अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसने चलवाए थे? इंडो ग्रीक ने भारी मात्रा में, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 11 क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? जो कला शैली भारतीय और यूनानी का मिश्रण है तो उसे क्या कहा जाता है? शिकर कला, मथुरा कला, गांधार कला और नागर कला, ठीक है दोस्तों। तो जो भारतीय और यूनानी का जो मिश्रित रूप है उसे क्या कहा जाता है? जो गांधार शैली दोस्तों, ठीक है। गांधार शैली हमें पता है कि किसने चलाई थी? तो हमें पता है कुषाणों ने चलाई थी, ठीक है दोस्तों, कुषाणों ने चलाई थी। और इन्होंने क्या किया था? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा गांधार शैली में बनाई थी, सबसे बड़ी। ठीक है दोस्तों, गांधार शैली में बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। सवाल नंबर है 12, जिसमें है निम्नलिखित में से किस राजवंश के कई राजाओं ने देवपुत्र की बात कर रहा है। देवपुत्र मतलब क्या होता है? भगवान का पुत्र। क्या? भगवान का पुत्र, भगवान की संतान मानते थे इस वंश के राजा। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन से राजा थे? मौर्य वंश के, सातवाहन, कुषाण वंश के और गुप्त वंश के। तो हमें पता है अच्छे से कि जो कुषाण वंश हुआ करता था, कुषाण वंश के जो राजा हुआ करते थे वो अपने आप को कौन सी उपाधि देते थे? देवपुत्र की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों देवपुत्र की उपाधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश के जितने भी राजा हुए वो अपने आप को क्या मानते थे? देवपुत्र, मतलब भगवान का पुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने सर्वप्रथम शीशे की मुद्राओं को जारी किया है? बात आ गई है दोस्तों किसकी? शीशे की। ठीक है, शीशे की मुद्राओं को जारी किया है। तो हमें पता है दोस्तों मौर्य शासकों ने, मगध शासकों ने चेदी। ठीक है, ना तो मौर्य वंश के शासकों ने शीशे की मुद्रा चलाई थी, ना मगध वंश के जो हर्यक वंश था, ठीक है, हाँ, मगध वंश के शासकों ने चलवाई थी, ना चेदी वंश के शासकों ने चलवाई थी। तो बचा कौन? सातवाहन। ठीक है दोस्तों, सातवाहन। हमें पता है सातवाहन के संस्थापक कौन है दोस्तों? सिमुक। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? ठीक है, आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? मतलब जो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण हुए थे तो ऐसे कौन कौन से वंश सर्वप्रथम आए थे? ठीक है, तो यूनानी शासक आए थे, शक आए थे, कुषाण आए थे। यूनानी, कुषाण, शक। पहले शक, फिर यूनानी, फिर कुषाण, फिर शक, फिर कुषाण, फिर यूनानी। तो क्रम की पहले नंबर पर कौन आए थे, सेकंड नंबर पर कौन आए थे और थर्ड नंबर पर कौन आए थे? तो हमें पता है सबसे पहले यूनानी आए थे दोस्तों। कौन आए थे? यूनानी आए थे। ठीक है, जिन्हें हम इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? शक आए थे दोस्तों। कौन आए थे? शक। और तीसरे नंबर पर कौन से आए थे दोस्तों? कुषाण। ठीक है दोस्तों, यूनानी, शक, कुषाण और पल्लव। ठीक है दोस्तों, क्या आए थे? पल्लव वंश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है तो आपको अच्छे से याद करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि सुमेलित कीजिए, मतलब जोड़ी सुमेलित कीजिए। क्या है? सुग वंश, सुग जो राज हुआ करता था, सुंग, चेदी, सातवाहन, कुषाण, इनकी राजधानी पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, राजधानी कहाँ है? तो सुंग वंश की राजधानी है, हमें पता है पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने, तो हमें पता है विदिशा में। चेदी एक जनपद भी हुआ करती थी दोस्तों। उस समय क्या जनपद भी हुआ करती थी चेदी, जिसकी राजधानी हुआ करती थी जनपद की शक्तिमती। कहाँ दोस्तों? चेदी की शक्तिमती। अब बात कर रहे हैं कि चेदी जब राज हुआ, स्टेट हुआ करता था, तो उसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कलिंग। ठीक है, जो हमें पता है कलिंग कहाँ है दोस्तों? कहाँ है? उड़ीसा में। तो इसका सेकंड ऑप्शन भी सही है। सातवाहन मैंने अभी बताया है, सिमुक थे इसके संस्थापक, जिसकी क्या है राजधानी, उसने किसे बनाया था? प्रतिष्ठान ने। प्रतिष्ठान का एक दूसरा नाम क्या है? पैठन भी। तो ये भी सही है दोस्तों। अब आता है कुषाण। कुषाण जो राजधानी है, जो कुषाण की राजधानी कहाँ है? पुरुषपुर या पेशावर दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है, क्योंकि इन्होंने, कुषाणों ने भी क्या है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर और
पेशावर में भी। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेंगे अच्छे से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेंगे 1 2 3 4 कौन से सीक्वेंस में मिलता है, तो हम देख लेंगे ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। सवाल है 16वां सवाल क्या बोलता है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। क्या सारनाथ में जो बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, जो बौद्ध प्रतिमा अभिलेख हुआ तो उसकी तिथि क्या थी। ठीक है, मतलब कब स्थापित किया गया था, यह अभिलेख कब लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, 78 ईस्वी में, 81 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, 98 ईस्वी में और 121 ईस्वी में। हमें पता है कि जो कनिष्क है, कनिष्क ने बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी दोस्तों, उस समय क्या थी, 81 थी। ठीक, अब जैसे शक संमत है दोस्तों, तो कनिष्क ने शक संमत कब चलाया था दोस्तों, शक संमत कब चलाया था, शक संमत और एक विक्रम संमत है दोस्तों, विक्रम संमत। ठीक है, विक्रम संमत है, तो हमें पता है दोस्तों विक्रम संमत कब चलाया था दोस्तों, कब चलाया था, 58 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और ये शक संमत चलाया था दोस्तों कब, 78 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और शक संमत ये भी बता दें हम कि ये किसने चलाया था, तो कनिष्क ने दोस्तों। ठीक है, कनिष्क ने। और इसका बात कर लेते हैं, तो इसका राजा विक्रमादित्य ने चलवाया था। उज्जैन के जो राजा थे उस समय, विक्रमादित्य ने क्या चलवाया था, विक्रम संमत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों। तो हमें अच्छे से पता है कि द्वैध शासन प्रणाली किसने स्टार्ट की थी। तो हमें बता दें, अगर हम आधुनिक भारत की बात कर लेते हैं तो द्वैध शासन, अगर आधुनिक भारत की बात कर लेते हैं, किसकी दोस्तों, आधुनिक भारत। ठीक है, तो आधुनिक भारत की अगर बात करेंगे तो द्वैध शासन प्रणाली है। द्वैध शासन प्रणाली किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कब की थी, ये कब की थी दोस्तों, 1765 में। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसको समाप्त किसने किया था। क्या दोस्तों, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था दोस्तों, तो ये भी आपको अच्छे से पता है, 1772 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देख लिया हमने कि जो द्वैध शासन प्रणाली थी, द्वैध शासन प्रणाली आधुनिक भारत में किसने स्टार्ट किया था, तो हमने अच्छे देख लिया किसने किया था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव है, कॉर्नवालिस नहीं, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके तहत किया गया था। द्वैध शासन क्या होते हैं कि जो दो शासन हैं, स्वतंत्र शासन हुआ करते थे, उनका शासन स्थापित करना। ठीक है, अपने हिसाब से क्या करना है, शासन स्थापित करना ही द्वैध शासन कहलाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन स्थापित किया था, तो हमें अच्छे से पता है द्वैध शासन कुषाणों ने किया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, बिना बेगार के
किसने सुदर्शन झील जीर्णोद्धार कराया था? बिना बेगार मतलब बिना बेगार बिना मजदूरी के, ठीक है। किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी पुनर्निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक प्रथम, रुद्रदामन, ठीक है। तो ना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ना बिंदुसार ने करवाया था, ना ही अशोक ने करवाया था। तो दोस्तों हम बता देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रुद्रदामन ने किया था। और ये किस वंश से थे दोस्तों? शक वंश से थे। कौन से वंश से थे? शक वंश से थे। और इस वंश के कौन से प्रणाली अपनाते थे? क्षत्रप प्रणाली अपनाते थे, ठीक है दोस्तों। तो क्षत्रप प्रणाली, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रुद्रदामन, ठीक है दोस्तों। रुद्रदामन ने क्या किया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। क्या? बिना बेगार के दोस्तों, बिना बेगार के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी कहां से कहां तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, अरब सागर से भूमध्य सागर तक, थर्ड ऑप्शन है लाल सागर से बैक्टीरिया तक, और लास्ट ऑप्शन है लाल सागर से भारत तक, ठीक है। तो इसका मुझे करेक्ट आंसर बताइएगा आप, क्या है दोस्तों, ठीक है, क्या है करेक्ट आंसर? हाँ दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाल सागर से भारत तक। अब सबसे मेन बात ये आ जाती है कि जो ये क्या है, क्या यात्रा का जो समुद्री यात्रा का वर्णन बनता, जो ये कीर्ति लिखी गई थी कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, तो हमें ये देखना है कि ये किसने लिखी थी। तो हम बता देंगे विल्फ्रेड एच सॉप ने लिखी थी। अब बात आ जाती है कि ये जो लिखने वाले लेखक थे, तो ये कहाँ के थे? तो हम बता देंगे दोस्तों, ये मिस्र के थे, ठीक है। तो ये जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी है, ये कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो हमने देख लिया लाल सागर से भारत तक, ठीक है। इसके लेखक कौन है? विल्फ्रेड एच सॉप। ये कहाँ के थे? मिस्र के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट टाइम तक, वो वीडियो अंत तक देखें पूरा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है 20 क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। पहला क्या है? कसारषण, काकड़ी, ये मुद्राएं हैं। कसारषण, काकड़ी, शतमान, निष्क और पण। इसमें ये बताना है कि जो ये मुद्रा हुआ करती थी, ये किसके कौन कौन सी धातु की बनी हुई होती थी और इनसे कौन से सिक्के बनाए गए थे, ठीक है। तो कसारषण है, जो कसारषण सोने के सिक्के हुआ करते थे गुप्त काल में, ठीक है दोस्तों। कसारषण और काकड़ी हैं, चांदी के सिक्के हुआ करते थे। और शतमान है, ठीक है, शतमान है, ये तांबे के सिक्के हुआ करते थे। और निष्क और जो पण है, सोना, चांदी, तांबा एवं शीशे के सिक्के बने हुए होते थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है दोस्तों। शतमान तांबे के सिक्के हुआ करते थे, तो ये भी सही है। और तीसरा है दोस्तों, चौथा है निष्क और पण, तो इसका भी ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। तो इसका पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? किसकी बात कर रहा है? शुंग काल में हुआ। भरभूत स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरणा द्वार और भांजा स्तूप, ठीक है दोस्तों। तो हमें पता है कि ये भरभूत जो स्तूप है, ये सतना में बना हुआ है दोस्तों। कहाँ है? सतना, मध्य प्रदेश के सतना। और सांची स्तूप है, ये भी विदिशा में बना हुआ है दोस्तों। कहाँ? विदिशा में बना हुआ है। ये भी कहाँ है दोस्तों? एमपी में, ठीक है, एमपी में,
ठीक है। और भांजा स्तूप है, ये भी क्या किसने बनवाया था, शुंग काल में बना हुआ था दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये सवाल पूछ लेता है कि भरहुत स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप, ठीक है, और भांजा स्तूप कहाँ बना हुआ है, ठीक है, कहाँ कहाँ स्थापित किया गया था और किस वंश ने किया था और कौन से शासकों ने किया था। तो ये आपको अच्छे से याद करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एग्जाम में पूछ लेता है क्योंकि यह एमपी से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, संगम काल में संगम शब्द का क्या अर्थ है। संगम का अर्थ पूछ रहा है कि संगम का अर्थ क्या है दोस्तों, संगम का अर्थ क्या है, शाही दरबार, बिल्कुल गलत, ठीक है, कवियों की सभा, धार्मिक नेताओं की सभा और नदियों का संगम, ठीक है, ना नदियों का संगम है ना धार्मिक नेताओं की सभा है, ये तो सिर्फ किसकी सभा है दोस्तों, कवियों की सभा है। इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कवियों की सभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से याद रख लेना कि इसका अर्थ क्या होता है, कवियों की सभा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। संगम ग्रंथ है जो तोलकाप्यम किस विषय पर आधारित है। जो तोलकाप्यम है ये किस विषय पर आधारित, जो ग्रंथ है जो संगम काल का, ये पूछ रहा है कि ये किस पर आधारित है। खगोल विद्या पर, ठीक है, व्याकरण पर, संगीत पर, औषधि पर, ठीक है। ना तो खगोल विद्या पर है, ना संगीत पर है, ना औषधि पर है। तो दोस्तों किस पर, ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बी बचा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तोलकाप्यम किस पर आधारित है दोस्तों, व्याकरण पर, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। सवाल नंबर 24 है, संगम साहित्य की भाषा पूछ रहा है दोस्तों कि संगम जो साहित्य हुआ करता था संगम काल में, तो उसकी भाषा क्या हुआ करती थी, तेलुगु, प्राकृतिक, संस्कृत और तमिल। तो ऐसा सवाल आ जाता है, संगम काल की भाषा हमें याद रखना है दोस्तों, भाषा क्या थी, तो भाषा हम बता देंगे कौन सी थी, तमिल थी दोस्तों, ठीक है। तो हमें याद रखना है तमिल भाषा थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संगम साहित्य की भाषा क्या थी दोस्तों, तमिल। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। संगम काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग, अब पूछ रहा है कि जो संगम काल हुआ करता था उस समय क्या है, कौन सा उद्योग क्या है महत्वपूर्ण था। तो हमें पता है गन्ना उपजना, वस्त्र निर्माण करना, काली मिर्च उपजना, हाथी दांत से वस्तुओं का निर्माण करना। ये सब नहीं था क्योंकि ये समय कुषाणों के समय था। वो काली मिर्च के क्या थे, पुर्तगाली लाए थे, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। वो गन्ना कहाँ होता था, ये उत्तर भारत में हुआ करता था। और संगम काल कहाँ था दोस्तों, दक्षिण भारत में। तो यहाँ क्या होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज्यादा वस्त्र निर्माण हुआ करता था दोस्तों यहाँ से, ठीक है। तो इसका क्या काम था, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण उद्योग हुआ करता था संगम काल में, तो हमने बता दिया है वस्त्र निर्माण हुआ करता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध व्याकरण ग्रंथ क्या है। दोस्तों ये पहले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि इसका व्याकरण कौन सा हुआ करता था, किसका, संगम साहित्य का। संगम साहित्य का हमने व्याकरण देख लिया है, कौन सा था दोस्तों, तोलकाप्यम, ठीक है, तोलकाप्यम, ठीक है। ये भी देख लिया हमने कि जो संगम साहित्य हुआ करता था इनकी भाषा कौन सी होती थी दोस्तों, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, तो ये भाषा कौन सी होती थी दोस्तों, तमिल भाषा हुआ करती थी। डायरेक्ट आपको ऐसा याद रखना है कि जो संगम साहित्य हुआ करता था, संगम युग हुआ करता था, संगम युग में व्याकरण के ग्रंथ को क्या कहा जाता था, तो हमने अच्छे से देख लिया, तोलकाप्यम कहा जाता था। जो ये ग्रंथ है, यह ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो हमने देख लिया कौन सी भाषा में, तमिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। एक
उद्योग वाला सबसे ज़्यादा यहाँ से कौन सा उद्योग फेमस था, तो हमने देखा वस्त्र उद्योग। ठीक है दोस्तों, ये से सवाल बन जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 27, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे। अब पूछ रहा है तमिल में जो महाभारत हुआ करता था उसके सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे। ठीक है, अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर पूछ रहा है दोस्तों। पेरू देवनार, कंबन, ठीक है, कंबन और सुंदर मूर्ति, ठीक है, और भारवी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेरू देवनार। पेरू देवनार क्या हुआ करते थे, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक। ठीक है, जो महाभारत हुआ है उसका तमिल में क्या किया था, अनुवादक किसने किया था, पेरू देवनार ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबन कौन हुआ करते थे दोस्तों, जो रामायण है, रामायण तमिल का रावण इन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या कहा, कंबन को क्या कहा जाता है, तमिल में रामायण का ट्रांसलेट किया था किसने दोस्तों, कंबन ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तमिल में महाभारत का सर्वप्रथम अनुवादक किसने किया था, पेरू देवनार ने। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 है दोस्तों। संगम युग में स्त्रियों की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। क्या बोल रहा है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम। पहला है उच्च कुल की महिलाएं पुरोहित के पद पर आसीन हो सकती थीं। उच्च कुल की जो महिला हुआ करती थी वो क्या है, पुरोहित मतलब ब्राह्मणों के पद पर क्या है, आसीन हो सकती थी। दूसरा ऑप्शन है सैनिक शिविरों में राजा की रक्षा के लिए स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है दोस्तों, की जाती थी, ये भी सही है। ठीक है, हाँ, सैनिक शिविरों में राजा की रक्षा के लिए स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी, सही है। प्रतिष्ठा पाने के लिए स्त्रियां क्या हो जाती थी, सती। संगम काल में क्या है, यहाँ सती प्रथा क्या होता था, सती प्रथा चरम सीमा पर थी। ठीक है, सती प्रथा, अगर पति मर गया है तो क्या है, जीते जी प्राण ये भी अर्थी पर चढ़ जाती थी। ठीक है दोस्तों, ये सती के प्रमाण भी यहाँ मिलते हैं संगम काल में। तो प्रतिष्ठा पाने के लिए स्त्रियां क्या हो जाती थी, इस युग में सती हो जाती थी, ये भी सही है। ठीक है, स्त्रियों को संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार नहीं था, सही है। स्त्रियों को जो संपत्ति था, संपत्ति का स्वामित्व का अधिकार नहीं था। याद कर सकते हैं, यहाँ क्या है, पुरुष प्रधान समाज हुआ करती थी, किसमें, संगम युग में। ठीक है, तो ये भी सही था। ठीक है, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, सत्य नहीं क्या था, ये था दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि उच्च कुल की जो महिलाएं हुआ करती थी पुरोहित के पद पर आसीन नहीं हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है हो सकती थी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। विचार करें और क्या है, सही उत्तर का क्या करें दोस्तों, चयन। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है गुप्त कुषाणों के सामंत थे, सही बात है दोस्तों। ठीक है, गुप्त कुषाणों के क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। तो ठीक है, आपको पता है पहले गुप्त आए कि कुषाण आए। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, सही है। ठीक है, श्रीगुप्त था, ठीक है, सही है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो गुप्त वंश के शासक थे, इन्होंने क्या किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सभी ऑप्शन सही रहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, इन्होंने सर्वप्रथम, जो गुप्त वंश के शासक हुए, इन्होंने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो गुप्त वंश थे, गुप्त शासक हुए, ये कुषाणों के क्या हुआ करते थे दोस्तों, सामंत। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 30 में है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का
चयन करें। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन प्रयाग प्रशस्ति है। सही है। प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों? समुद्रगुप्त का। ठीक है, ये सही है। प्रयाग प्रशस्ति है हरिसेठ ने लिखा है दोस्तों। किसने लिखा है दोस्तों? हरिसेठ ने लिखा है, तो ये भी सही है। प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा हुआ है, जो प्रशस्ति है, तो किसने लिखा? हरिसेठ ने। और लास्ट है, इतिहासकार बी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है कि जो बी ए स्मिथ है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो हमें पता है किसने किया कहा है? बी स्मिथ ने। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन से तुलना की थी किसने? समुद्रगुप्त की तुलना की थी किसने? बी ए स्मिथ ने। बी स्मिथ ने कहा था जो फ्रांस का जो नेपोलियन हुआ करता था, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो इसकी किसने तुलना की थी? बी स्मिथ ने। किससे तुलना की थी? नेपोलियन बोनापार्ट से। ठीक है, किसकी? समुद्रगुप्त की। तो ये करेक्ट आंसर होगा, इसके तीनों ऑप्शन सही रहेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है दोस्तों। अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी ठोक दीजिएगा, क्योंकि लाइक भी साथ में अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित कीजिए अभिलेख हैं एक साइड प्रशस्तिकार हैं। अब जैसे हमने देख लिया अभी के क्वेश्चन में, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिसेठ ने। सही है, ये हमने देख लिया। मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख में किसका उल्लेख किया है? यशोधर्मन का। ठीक है, सही है। और ये वत्स भट्टी ने क्या, इसके लेखक कौन थे? प्रशस्तिकार कौन थे? वत्स भट्टिकार। ये भी सही है। ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। ये भी सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये तो एमपीपीएससी पूछता ही रहता है कि मंदसौर अभिलेख, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से रीड कर लेना है इनको। ठीक है, ये आपकी एग्जाम में 101% आता है और पूछेगा आगे भी, जो आगे एग्जाम आने वाली हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त भी क्या है? वसूल। कुमारगुप्त जो मंदसौर अभिलेख है, जो कुमारगुप्त वाले जिसमें अभिलेख किया गया है, कुमारगुप्त के बारे में बताया गया है, उसके प्रशस्तिकार कौन थे? वसूल। कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि जो मंदसौर अभिलेख है जिसमें यशोधर्मन का के बारे में बताया गया, उसके प्रशस्तिकार कौन है? वत्स भट्टी। ठीक है, और जिसमें कुमारगुप्त के बारे में बताया गया तो उसके जो प्रशस्तिकार हैं तो वो कौन है? वसूल। कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र, मतलब किसकी पूछ रहा है? गुप्तकालीन का बौद्ध शिक्षा का केंद्र पूछ रहा है दोस्तों। तो हमें पता है दोस्तों, ना तो अयोध्या था, ना नासिक अभिलेख था, नालंदा अभिलेख उज्जैन, ना उज्जैन था। ठीक है दोस्तों, ना उज्जैन था, ना नासिक था और ना अयोध्या। गुप्त काल में जो बौद्ध की बात कर रहा है तो बौद्ध में सबसे ज़्यादा नालंदा विश्वविद्यालय था। तो हमें पता है कि नालंदा कहाँ स्थित है? राजगीर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजगीर में। राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में दोस्तों। कहाँ पड़ता है? बिहार में। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 33, त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में। अब त्रिमूर्ति की बात कर लेते हैं। तो त्रिमूर्ति में किन देवताओं की मूर्ति हुआ करती थी? किन
किन देवताओं की? विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ कौन से काल में? ठीक है दोस्तों, कौन से काल में? तो हम बता देंगे गुप्त काल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये सवाल बन सकता है, त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय कौन से काल में हुआ? तो हमें पता है गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति में कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। सवाल है 34, सुमेलित कीजिए। शूद्रक लेखक बताना है और उनकी रचनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक भी नहीं छोड़ना है और सभी ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से ये पूरी सीरीज देखना है। शूद्रक, शूद्रक की रचना कौन है? मृक्षकटिकम, सही है। विशाख दत्त की, ये MPPSC 2021 वाले पेपर में पूछा है। ठीक है दोस्तों, 2021 में पूछा है। विशाख दत्त की रचना कौन सी? मुद्रा राक्षस। ठीक है, कालिदास की विक्रमो उर्वशी। ठीक है दोस्तों, हाँ, और भवभूति की उत्तर रामचरित। तो इसके सभी ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4 सही हैं। तो ये रचनाएं आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख। समुद्रगुप्त के क्या है? इलाहाबाद अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। किसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। किससे? इलाहाबाद अभिलेख। और ये किसने लिखा? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख में किसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? भारतवर्ष का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सही भी है। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में तंतुबाय श्रेणी संगठन का उल्लेख मिलता है। ये भी सही है, क्योंकि हमने देख लिया कि जो अभी पहले क्वेश्चन में देखा कि जो मंदसौर अभिलेख है कुमारगुप्त का, ठीक है, किसने लिखा था? वसुल ने लिखा था। वसुल ने प्रशस्तिकार थे वसुल। तो उसमें क्या बताया गया? जो अभिलेख लिखा गया उसमें तंतुवार श्रेणी संगठन का उल्लेख मिलता है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर है 36, चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था? डायरेक्ट पूछ रहा है कि फायान किसके शासन काल में आया था। ठीक है दोस्तों, ना तो समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ना तो समुद्रगुप्त के काल में आया था, ना कुमारगुप्त के और ना स्कंदगुप्त के। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था फायान। क्या आया था दोस्तों? फायान। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने मालवा की जलवायु को क्या कहा था? मालवा की जलवायु को सुहावनी जलवायु कहा था दोस्तों। मालवा की जलवायु को सुहावनी जलवायु कहा था। ठीक है दोस्तों, इसने फायान ने क्या कहा था? जो मालवा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जलवायु, मालवा की जलवायु को क्या कहा था? सुहावनी एक जलवायु। ठीक है दोस्तों, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, एक चीनी यात्री था, याद रखना है। कौन सा यात्री था? चीनी यात्री, जो किसके दरबार में आया था? तो हमने देख लिया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसने क्या बोला था दोस्तों? मालवा की जलवायु को सुहावनी जलवायु बताया गया था। और एक और ऑप्शन है इसका, ठीक है, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था दोस्तों। बौद्ध धर्म का अनुयायी
था। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया फायान के बारे में इतने सारे फैक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर है 37। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी। चंद्रगुप्त द्वितीय, वही द्वितीय जिसके दरबार में कौन आया था दोस्तों? फाहियान आया था, चीनी यात्री आया था। ठीक है, उज्जैन, मालवा, सौराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, और कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपको अच्छे से पता है। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं पता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर दें। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी द्वितीय और इसकी फर्स्ट एवं सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एवं सेकंड कैपिटल बताएं मुझे इसकी। ठीक है दोस्तों, कैपिटल यानी राजधानी बताएं चंद्रगुप्त द्वितीय की। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक्यों की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ठीक है, इसका रचित ग्रंथ है इसका। ठीक है, इसका रचित ग्रंथ है किसका? फाहियान का। ठीक है, जो चीनी यात्री था। इसमें बताया बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का। ठीक है, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। ठीक है दोस्तों, तो इसके क्या है करेक्ट आंसर क्या होगा? बौद्ध जो मंदिर हुआ करते थे, बौद्ध मंदिर, स्तूपों एवं विहारों के बारे में इसने बताया है। क्या किसमें? फोक्यों की में। ठीक है दोस्तों, इसका विवरण नहीं मिलता है, सॉरी इसमें ये बोल रहा है नहीं मिलता है दोस्तों। यही तो मैं बोलता हूँ, जैसे मेरे पे गलती हो गई अभी कि ये आपको पढ़ना है, मैंने नहीं पढ़ा तो ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, बौद्ध राज्यों का, तो इसलिए आपको ये पढ़ना है। ये शब्द क्या बोल रहा है? नहीं मिलता है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का। ठीक है दोस्तों, और बौद्ध मंदिर एवं स्तूपों का। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि बौद्ध धर्म के उपदेशों का नहीं मिलता है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब देखते हैं 39 क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए विशाख दत्त, यानी मतलब इनका क्या देखना है कि जो लेखक हुए उन्होंने जो रचना कौन सी लिखी, मतलब किससे संबंधित हैं? विशाख दत्त हुए। विशाख दत्त किससे संबंधित? बराह मेहर, चरक, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मगुप्त। विशाख दत्त किससे संबंध है? बराह मेहर किससे है? बराह मेहर हमें पता है। चरक किससे है? चरक चिकित्सा से है। ठीक है दोस्तों, चरक किससे हैं? चिकित्सा से। ठीक है दोस्तों, चरक किससे है? चिकित्सा से। तो इसका करेक्ट। और विशाख दत्त किससे हैं दोस्तों? गणित से। बराह मेहर किससे है? नाटक से। और ब्रह्मगुप्त किससे हैं? गुप्त किससे हैं? खगोल विज्ञान से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 2 3 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसे सवाल आ जाते हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है गुप्तकालीन चांदी के सिक्के कहलाते थे। चांदी की बात कर रहा है, जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के चला करते थे। ठीक है, चांदी के सिक्के चला करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? दीनार क्या कहा जाता था? सोने के सिक्कों को कहा जाता था। दिरम और रूपक। ठीक है, द्रम और रूपक चांदी के सिक्के हुआ करते थे। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। गुप्तकालीन की बात कर रहा है, याद रखना है दोस्तों। गुप्तकालीन में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को हमने देख लिया, चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या? दिरम या रूपक। ठीक है दोस्तों, और सोने के जो सिक्के हुआ करते थे, सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था दोस्तों? दीनार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर, गुप्तकालीन चांदी के सिक्के। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर है 41। निम्न में से
किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का 12 अवतार दर्शाया गया है? विष्णु के 12 अवतारों के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है पहला उदयगिरी की गुफा। ये भी आपका एक सवाल पूछ लेता है कि जो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो हमें पता है विदिशा में। एलोरा की गुफा औरंगाबाद, जो हमें पता है कहाँ, महाराष्ट्र में। और हाथी गुम्फा अभिलेख है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, एलिफेंटा गुफा है जो मुंबई में। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो ऐसा कौन सा स्थल पर शिल्प में विष्णु का 12 अवतार हैं। ठीक है दोस्तों, विष्णु का 12 अवतार तो हमें पता है कि उदयगिरी की जो गुफा है जो मध्य प्रदेश के विदिशा में है, ये वहाँ बताया गया है। 12 दर्शन को बताया, अवतार को बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल क्या है आपकी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो उदयगिरी की गुफा है, उदयगिरी की गुफा में किस देवता के 12 अवतार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि उदयगिरी की गुफा में, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस अभिलेख में कालिदास, भारवी एवं रवि कीर्ति, हमने देख लिया कि रवि कीर्ति ने कौन सा अभिलेख लिखा है, ऐहोल अभिलेख। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो इसमें लिखना है कि उल्लेख मिलता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, पुलकेशन का ऐहोल अभिलेख में, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख में, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख में। तो सभी तीनों का वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों, किसमें मिलता है? तो हमें अच्छे से पता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ लेता है कि कालिदास एवं भारवी एवं रवि कीर्ति के नाम का उल्लेख मिलता है, यानी तीनों के नाम पूछ रहा है। ऐसा कौन सा अभिलेख है, किसका अभिलेख है? तो हमने बता दिया है कि कौन सा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 43 गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं। अब क्रम पूछ रहा है, गुप्त वंश के जो भी शासक हुए इनके क्रम पूछ रहा है। पहला कौन सा था जो गुप्त वंश के संस्थापक था? पहला तो हमें पता है कौन सा था दोस्तों, इसके संस्थापक श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त। अब ये गुप्त संवत भी होता है दोस्तों, गुप्त संवत। ठीक है, गुप्त संवत। ठीक है, तीनों संबंध हम देख लेते हैं एक बार। पहला देख लेते हैं शक संवत, शक संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत और गुप्त संवत। ठीक है दोस्तों, अब हम याद कर लेते। शक संवत है जो किसने चलवाया था? कनिष्क ने। ठीक है दोस्तों, कब चलवाया था? तो हम बता दें 58 में। ठीक है, विक्रम संवत 78 में। ठीक है, और गुप्त संवत 319 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये हम देखेंगे अभी। श्रीगुप्त पहले पर, श्रीगुप्त ऑप्शन में है नहीं, तो पहला क्या है, चंद्रगुप्त पे रहेंगे। फिर इसके बाद कौन सा आया? समुद्रगुप्त जी आए। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर इसके बाद कुमारगुप्त, फिर स्कंद गुप्त दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर कौन से में कूट में देखेंगे हम? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है दोस्तों, और लास्ट में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं 45। इस सेशन का सेकंड लास्ट सवाल है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ठीक है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, अब डायरेक्ट हमें ऐसा सवाल तो मिल जाता है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। तो ऐसा तो हमने अभी तक पढ़ रखा था कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण युग कहा जाता। आज हम ये भी देख लेंगे कि इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, दूसरा कला व साहित्य के क्षेत्र में प्रगति के कारण,
प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, ठीक है दोस्तों, तो ना तो क्या है कला व साहित्य के बारे में और ना ही प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के। लेकिन अगर देखा जाए स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि उस समय व्यापार में अभूतपूर्व प्रवृत्ति के कारण हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये हुआ तो था, कला व साहित्य के क्षेत्र में प्रगति तो हुई थी, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण के सिक्के तो चलाए गए थे गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर इसका देखा जाए तो तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो सकते हैं? तीनों ऑप्शन इसके सही हो सकते हैं। तो हम लगा सकते हैं इसका उपरोक्त में से सभी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट सवाल है आज के सेशन का दोस्तों, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हमने देख लिया क्वेश्चन में किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अब ये भी देख लिया था कि इसकी तुलना किससे की थी, किससे की थी? नेपोलियन बोनापार्ट से की थी दोस्तों, बोनापार्ट से की थी। ये कहाँ का था? फ्रांस का था। और किसने की थी? तुलना किसने की थी? तो हमें अच्छे से पता है किसने की थी, बी स्मिथ ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट से किसकी तुलना की थी? समुद्रगुप्त को। इसलिए क्या कहा जाता? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर कर दीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारी जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है 12 सितंबर को, अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो 2 बजे से एसआर पेट्रोल पंप के सामने चितावत पर इंदौर में स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, जिसमें रहेगी एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, एसआई और पटवारी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।